स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज डियर स्टूडेंट हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नंबर हमारी बुक की तरतीब के मुताबिक बनता है चैप्टर नंबर 18 और इसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगर किसी एंटिटी में मौजूद हों तो हम उसको लिविंग एंटिटी, लिविंग ऑर्गेनिज़म कंसीडर करते हैं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज़म सेल के बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म अपने सराउंडिंग में चेंजेस को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जा सकता है। दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, वो एनर्जी को हासिल करते हैं, यूज़ करते हैं। दे कैन ग्रो इन साइज़, दे हैव इनहेरिटेड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और जीन्स। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज़म में एक प्रॉपर्टी ज़रूर होती है और वो होती है रिप्रोडक्शन। सिर्फ लिविंग चीज़ें रिप्रोड्यूस करती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब रिप्रोडक्शन होती क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है एबिलिटी to produce new organisms like themselves। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है और रिप्रोडक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं तो फ्रॉग जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो फ्रॉग ही पैदा करेगा। इसी तरह अगर कोई मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा ज़मीन में उसके सीड लगाए जाएंगे तो उससे मस्टर्ड प्लांट ही ग्रो करेगा। ह्यूमन बीइंग के बेबीज़ ह्यूमन बीइंग जैसे ही होंगे। तो हर ऑर्गेनिज़म जब रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज़म, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है। इस एबिलिटी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म का ये कैरेक्टर होगा, नॉन लिविंग चीज़ें कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन की दो बेसिक टाइप हैं, दो फंडामेंटल टाइप्स हैं, जिसमें आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर वन इज asexual reproduction and second type of reproduction is sexual reproduction। डियर स्टूडेंट, इस हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर यही एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाला पेपर के लिए चीज़ पूछी जा सकती है और वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा। इसके लिए मेल फीमेल पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस करती है जिस सेल डिवीजन पे, इसको कहा जाता है माइटोसिस। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नो फर्टिलाइजेशन, कोई स्पर्म एग की यूनियन नहीं होती, नो फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी सो देयर इज़ नो जाइगोट, कोई जाइगोट नहीं बनेगा, कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा। और जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होंगे। ऑफस्प्रिंग औलाद को कहते हैं, प्रोजेनी को कहते हैं। दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फिर इसके बाद इसमें माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। हमें पता है कि माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन को बोलते हैं जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में पाए जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होते हैं। और डॉटर सेल जेनेटिकली जीन्स के एतबार से, डीएनए के एतबार से
एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की, यानी कोई जेनेटिक वेरिएशंस पैदा नहीं होती, कोई रीशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होती, रीशफलिंग ऑफ डीएनए नहीं होता। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होंगे, और इसमें कोई फर्टिलाइजेशन, कोई स्पर्म एग की यूनियन नहीं होगी, कोई जाइगोट, कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होंगे। मगर इसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उनका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा, यानी कम वक्त के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा किए जा सकते हैं। मगर क्योंकि तमाम ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, इसलिए उनके अंदर न्यू चेंज्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की एबिलिटी रिलेटिवली कम होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक पेरेंट से ये रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसमें मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। मियोसिस का मतलब ये होता है ऐसी सेल डिवीजन जिससे बनने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाए, और ऑब्वियसली मियोसिस के ज़रिए बनते हैं स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे बोलते हैं, एग ओवोजेनेसिस जिसे बोलते हैं। स्पर्म और एग जब बनेंगे तो उनमें क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। फिर वो प्रोसेस जिसके नतीजे में ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होगा इसको कहा जाएगा जाइगोट, और ये जाइगोट के अंदर आधे क्रोमोसोम मदर से आएंगे एग के थ्रू, आधे क्रोमोसोम फादर से आएंगे स्पर्म के थ्रू, और जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे उनके अंदर वेरिएशंस भी पाई जाएंगी, वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होंगे। फिर अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जितने बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, बड़े एनिमल्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम और कुछ स्मॉल एनिमल्स जो कि बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इसकी एग्जांपल में, और कुछ प्लांट जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 बेसिक टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे तो एक टेबल की फॉर्म में ये डिफरेंसेस वहाँ पर दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनको लिख लें तो वो ज़्यादा बेटर है, और क्योंकि वो टैबुलेट फॉर्म में है, पढ़ने और समझने आसान है। फर्स्ट पेज पर डियर स्टूडेंट जो पूरे चैप्टर का है उसमें इंट्रोडक्शन ही दिया गया है रिप्रोडक्शन का, और उसकी 2 बेसिक टाइप को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया गया है। इस हवाले से एक MCQ डेवलप होता है कि जो रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ, रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ। अब इसमें ये मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्या आंसर होना चाहिए इसमें? रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ। तो अब इसमें अगर हम इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जवाब नहीं हो सकता। एक शख्स, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म अगर अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस नहीं भी करता तो उसकी लाइफ को कोई ख़तरा नहीं है इससे। तो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, मगर अगर एक स्पीशीज़ के मेंबर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते तो फिर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता अगली जनरेशन में उस स्पीशीज़ की तादाद कम हो जाएगी, और यही प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहेगा तो कभी ना कभी वो स्पीशीज़ दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, नॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। अब हमें पता है एक स्पीशीज़ के मेंबर जो किसी ख़ास जगह और ख़ास वक्त में पाए जाते हैं, they will form population. Members of same species located at same place at same time will make a population. तो अगर किसी जगह पर ऑप्शन स्पीशीज़ की जगह पॉपुलेशन लिखी हो तो भी बात ठीक है, क्योंकि एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ होती है। सो वी कैन से रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ और पॉपुलेशन, बट नॉट फॉर एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने रिप्रोडक्शन का कर लिया। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 18 का जो सेकंड पेज है, अगर आप वहाँ से निकालें तो पहले हिस्से में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है
वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मेजर टॉपिक है जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स का कोई भी ग्रुप हो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ही फिनोमिना ऑब्जर्व होता है जिसको फंडामेंटली हम कहते हैं कि वो तमाम ग्रुप्स के अंदर सेम है, मगर प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप में थोड़ी थोड़ी उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है और उस फिनोमिना को कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो सबसे पहले हम इसी फिनोमिना को आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लांट्स के लाइफ साइकिल में दो जनरेशन्स होती हैं। एक जनरेशन को बोला जाता है गेमीटोफाइट और दूसरी जनरेशन को कहा जाता है स्पोरोफाइट। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, PHYTE ये जिस भी बोटेनिकल टर्म के लास्ट में इस्तेमाल किया जाए, जैसे यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है फाइट, गेमीटोफाइट, इसके बाद यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है स्पोरोफाइट, इसका मतलब होता है प्लांट। तो गेमीटोफाइट, स्पोरोफाइट ये प्लांट्स हैं। गेमीटोफाइट का मतलब क्या होगा? गेमीटोफाइट का मतलब है गेमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट। गेमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट, गेमीट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को कहा जाता है गेमीटोफाइट। और इसी तरह स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट को कहा जाएगा स्पोरोफाइट। अब डियर स्टूडेंट, ये दो अलग-अलग प्लांट्स हैं, अलग-अलग जनरेशन्स हैं, अलग-अलग प्लांट्स हैं इंडिपेंडेंट। और गेमीटोफाइट का काम सिर्फ गेमीट पैदा करना है, स्पोरोफाइट का काम सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स पैदा करना है। जो गेमीटोफाइट जनरेशन है ये होती है 1N। 1N का मतलब होता है हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट जनरेशन होती है 2N। 2N का मतलब है डिप्लॉइड, यानी गेमीटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन 2N डिप्लॉइड होती है। ये अब एक आप रूल याद रख लें, प्लांट के लाइफ साइकिल में जो भी हैप्लॉइड सेल पैदा होगा वो बिलोंग करेगा गेमीटोफाइट से, और प्लांट के लाइफ साइकिल में जो भी डिप्लॉइड सेल पैदा होगा वो बिलोंग करेगा स्पोरोफाइट से। अब नेक्स्ट डिफरेंसेस इनके देखते हैं। गेमीट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। ये प्लांट्स में यह बात याद रखनी है आपने कि प्लांट में स्पर्म और एग माइटोसिस से बनते हैं, एनिमल्स में स्पर्म और एग मियोसिस से बनते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो इसलिए गेमीटोफाइट जनरेशन जो गेमीट पैदा करेगी वो माइटोसिस से होगी, और स्पोरोफाइट जनरेशन ने जो स्पोर पैदा करने हैं वो मियोसिस से होंगे। अब मियोसिस को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि मियोसिस से जो डॉटर सेल्स पैदा होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल्स के मुकाबले में आधी हो जाती है, इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जा सकता है। तो जिस जगह पर मियोसिस लिखा हो, रिडक्शन डिवीजन लिखा हो, बात एक ही है। अब डियर स्टूडेंट्स, गेमीटोफाइट जनरेशन वो होगी जो हैप्लॉइड हो, गेमीट प्रोड्यूस करे माइटोसिस के ज़रिए। स्पोरोफाइट जनरेशन वो होगी जो स्पोर पैदा करे मियोसिस के ज़रिए और ख़ुद डिप्लॉइड हो। अब डियर स्टूडेंट, गेमीटोफाइट में दो तरह के गेमीट होते हैं, मेल गेमीट जिसको कहा जाता है स्पर्म, और फीमेल गेमीट जिसको कहा जाता है एग। और स्पर्म और एग की यूनियन के नतीजे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डेवलप होता है जाइगोट। अब आप देख सकते हैं कि जाइगोट एक ऐसा सेल है जो कि डिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये स्पर्म 1N और एग 1N के मिलने से बना है, तो जाइगोट होगा 2N। अब जाइगोट से स्टार्ट हो जाएगी स्पोरोफाइट जनरेशन। जाइगोट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो पौधा पैदा होगा वो स्पोरोफाइट होगा। यहाँ पर ये सारा इसलिए लिखा है कि आपको बताना था कि फर्स्ट सेल स्पोरोफाइट जनरेशन का वो जाइगोट होगा, या स्पोरोफाइट स्टार्ट किससे होगी?
स्टार्ट कह दें या आप बोल दें देयर फर्स्ट सेल, स्पोरोफाइट का पहला सेल या स्पोरोफाइट स्टार्ट किससे होगी, फ्रॉम जाइगोट। अच्छा, इसी तरह अब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये जब ग्रोन अप हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे, तो इनमें से स्पोर्स पैदा किए जाएंगे बाय मियोसिस। स्पोर्स कैसे पैदा होंगे, मियोसिस के ज़रिए। अब ये जो स्पोर्स हैं ये होंगे 1n और स्पोर्स से स्टार्ट होगी गेमीटोफाइट जनरेशन। जिस तरह हमने कहा कि स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट होती है जाइगोट से, इसी तरह गेमीटोफाइट का स्टार्ट या गेमीटोफाइट का जो पहला सेल होगा, फर्स्ट सेल, वो होगा स्पोर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंपैरिजन आपके सामने बनाया है। स्पोर पहला हैप्लॉइड सेल है, इससे गेमीटोफाइट जनरेशन स्टार्ट होगी जो कि हैप्लॉइड है, और जाइगोट पहला डिप्लॉइड सेल है। जाइगोट से जो जनरेशन स्टार्ट होगी वो कहलाएगी स्पोरोफाइट। तो डियर स्टूडेंट, ये बेसिक डिफरेंस याद रख लें स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट का, कि स्पोरोफाइट के गेमीट्स के ज़रिए पैदा हुई है स्पोरोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट के स्पोर्स के ज़रिए पैदा हुई है गेमीटोफाइट जनरेशन। यानी प्लांट्स में अगर एक पार्ट गेमीटोफाइट का है तो उससे गेमीटोफाइट पौधा पैदा नहीं हो सकता। वो गेमीटोफाइट पौधा पहले पैदा करेगा जाइगोट के ज़रिए स्पोरोफाइट को, फिर वो स्पोरोफाइट पौधा पैदा करेगा स्पोर्स और उससे पैदा होगा गेमीटोफाइट। ना तो डायरेक्ट कोई गेमीटोफाइट पैदा कर सकता है और ना ही कोई स्पोरोफाइट पैदा कर सकता है। दो गेमीटोफाइट जनरेशन के दरमियान स्पोरोफाइट होगा, दो स्पोरोफाइट जनरेशन्स के दरमियान गेमीटोफाइट होगा। यानी स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट के ज़रिए ऑल्टरनेट करेगा, गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट के ज़रिए ऑल्टरनेट करेगा। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये पूरे का पूरा फिनोमेना कहलाएगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट बनना, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एक और नाम भी आप दे सकते हैं, वो आप इसको कह सकते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से मुराद यहाँ पर क्या चीज़ होगी कि एक डिप्लॉइड जनरेशन है और दूसरी हैप्लॉइड जनरेशन है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, गेमीटोफाइट हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड जनरेशन से डिप्लॉइड पैदा होती है और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड पैदा होती है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को कहा जा सकता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लो फॉर 2n दैट इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लो फॉर हैप्लॉइड दैट इज 1n गेमीटोफाइट। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह दें, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह दें, एक ही बात है कि गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट बनना। अब इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की दो टाइप्स हैं, वो हैं इनके स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। वो सिर्फ एक वर्ड ही इसमें आपने याद रखना है, आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारी चीज़ें टर्म्स जो है ना यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, तो आपने अब इनको अच्छी तरह मेमोराइज़ कर लेना है कि सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, व्हाट इज़ डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और साथ ही व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। गेमीटोफाइट जनरेशन इज़ ऑलवेज 1n, स्पोरोफाइट जनरेशन इज़ ऑलवेज 2n। 1n मीन हैप्लॉइड, 2n मीन डिप्लॉइड। Gametophyte generation is a gamete producing plant. Sporophyte generation is a spore producing plant. Gametophyte generation will produce gametes by mitosis and the sporophyte generation will produce spores by meiosis. Gametophyte के गेमीट यही होंगे स्पर्म और एग, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, माइटोसिस से बनते हैं। और आपको बताया कि प्लांट्स में गेमीट माइटोसिस से बनते हैं, सारे के सारे एनिमल्स में उलट होगा, गेमीट मियोसिस से बनेंगे। स्पर्म एग की यूनियन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट 2n है, इसका मतलब है जाइगोट बिलोंग करता है स्पोरोफाइट से। आपको कहा था कि हर हैप्लॉइड सेल का ताल्लुक गेमीटोफाइट से और हर डिप्लॉइड सेल का ताल्लुक स्पोरोफाइट से।
जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला डिप्लॉयड सेल है वो स्टार्ट करने का बाइस बनेगा, फर्स्ट सेल बनेगा स्पोरोफाइट जनरेशन का। तो स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट किससे होती है, या इसका फर्स्ट सेल कौन सा होता है, जाइगोट। उसके बाद ये स्पोरोफाइट जनरेशन मियोसिस के ज़रिए जब स्पोर्स बनाएगी तो स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। हाँ, एक बात यहाँ भी याद रख लें, स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, कभी कोई स्पोर डिप्लॉइड नहीं होता। मगर अगर स्पोर मियोसिस से बना हो तो ये सेक्सुअल होता है, जैसे यहाँ बना है। और अगर स्पोर माइटोसिस से बना हो तो एसेक्सुअल होता है। कुछ फंगस वगैरह के ग्रुप्स में स्पोर्स बनते हैं मगर वो माइटोसिस से बनते हैं। तो यहाँ बहरहाल ये मियोसिस से बना है। अब देखें, पहला हैप्लॉइड सेल जो पैदा हुआ वो स्पोर है। इसका मतलब है गेमिटोफाइट जनरेशन स्टार्ट किससे हुई, या गेमिटोफाइट जनरेशन का पहला सेल कौन सा होगा, स्पोर। इट विल गिव राइज टू गेमिटोफाइट। तो इसमें आपने देखा कि गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनना, ये प्रोसेस अब ये नेक्स्ट टर्म आ गई, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बिकॉज वन डिप्लॉइड जनरेशन डेट इज स्पोरोफाइट ऑल्टरनेट विद वन हैप्लॉइड जनरेशन डेट इज गेमिटोफाइट, इसलिए आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही क्या कह सकते हैं, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इन दो टर्म्स का मतलब क्या है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, और मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को। अगर देखने में स्ट्रक्चर के एतबार से स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जनरेशन एक जैसे हों तो फिर हम इसको कहेंगे आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसा कुछ फंगस, कुछ एल्गी के ग्रुप्स में होता है, मगर जो प्लांट्स के जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं उनमें ये नहीं पाया जाता। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब ये है, इफ़ गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन आर स्ट्रक्चरली अलाइक, फ़र्क तो रहेंगे यही कि वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, गेमीट, स्पोर बनाने के, मगर स्ट्रक्चरली अपेरेंटली देखने में एक जैसे हो, तो इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इफ़ बोथ जनरेशन आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट एज वेल तो फिर हम इसको कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद एक बॉक्स यहाँ पे येलो बॉक्स दिया गया है और उसमें बताया गया है कि ज़मीन पर जो सबसे सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द प्लांट है वो हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का, जिनको कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स। तो इसके बारे में एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हम शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में ही इसका आंसर करते हैं। वाई सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द प्लांट्स इन लैंड हैबिटेट। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ। Why seed producing plants are successful group of plants on लैंड हैबिटेट। तो अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं इनको कहते क्या हैं। इन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। देखें, अभी आपको पहले बताया कि फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, और यहाँ पे स्पर्मा का मतलब है सीड। तो स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या होगा, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द प्लांट्स हैं ऑन लैंड हैबिटेट, सबसे कामयाब ग्रुप हैं पौधों के ज़मीन पर। इनमें दो ग्रुप्स शामिल हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, अनकवर्ड, और स्पर्म अभी आपको बताया ऊपर, ये सीड को बोलते हैं। और दूसरा ग्रुप है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है एनक्लोज्ड, और स्पर्म का मतलब वही है सीड। तो जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड प्लांट, एंजियोस्पर्म एनक्लोज सीडेड प्लांट। मोस्टली ये देखा गया है कि जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्शन के लिए कोन्स पैदा करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कॉनिफर्स, और एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स पैदा करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली जितने दुनिया में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म हैं,
और जितने जितने कॉनिफर्स हैं, कोन्स लगाने वाले पौधे हैं, वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो सीड के अंदर सीड कैसे बनता है, उसमें ये होता है कि पोलन ग्रेन हवा के ज़रिए कुछ पौधों में पानी के ज़रिए और एनिमल्स के ज़रिए ये पहुंच जाते हैं फीमेल पार्ट्स तक। फिर इन पोलन ग्रेन से एक स्ट्रक्चर पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब विल ट्रांसफ़र स्पर्म टू एग। अब ये एग किस में मौजूद होता है? एग मौजूद होता है ओव्यूल में। अभी हम इसकी डिटेल भी आगे देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्मेटोफाइट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के ज़रिए स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है एग तक, और जब स्पर्म एग तक ट्रांसफ़र होता है, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये ओव्यूल बन जाता है सीड। बेसिकली सीड की डेफिनेशन ही यही होती है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज़ नोन एज सीड, इसे हम बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें, स्पर्म को एग तक किसने पहुँचाया है? पोलन ट्यूब ने पहुँचाया है। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का एग तक पहुँचना पोलन ट्यूब के ज़रिए हुआ है, ये पानी के ज़रिए नहीं हुआ। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट इसलिए पहाड़ों पे, खुश्की पे, मैदानी इलाकों में हर जगह ग्रो कर जाते हैं, बिकॉज इनके स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। इनके स्पर्म को एग तक पहुंचाना किसका फंक्शन होता है? पोलन ट्यूब का फंक्शन होता है। इसलिए ये पानी से दूर पहाड़ी इलाकों में हर जगह ये ग्रो कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कि वाई सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट आर मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट ऑन लैंड हैबिटेट, बिकॉज दे इवॉल्व पोलन ट्यूब। इनमें पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है, विच ट्रांसफर मेल गेमीट दैट इज स्पर्म टू द फीमेल गेमीट दैट इज एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी फर्टिलाइजेशन वाटर इंडिपेंडेंट है, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये लैंड पे कहीं पर भी रिप्रोड्यूस करके नए पौधे पैदा कर सकते हैं। तो आप अपनी बुक में भी इस बात को देख सकते हैं, येलो बॉक्स में ये बात लिखी हुई है कि एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लैंड अडेप्टेशन बाय दी स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट आपको बताया सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को बोलते हैं। पोलन ट्यूब एक्ट एज अ व्हीकल फॉर मेल गेमीट, यानी ये मेल गेमीट को ट्रांसफ़र करता है फॉर देयर सेफ ट्रांसपोर्ट टू द फीमेल गेमीट इन ओव्यूल इन हॉस्टाइल लैंड कंडीशन। ये लैंड की कंडीशंस में अदरवाइज कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि स्पर्म एग तक पहुंच पाता। एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज़ पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, यानी पोलन ट्यूब होती ही उन पौधों में है जिनमें सीड पैदा होते हैं स्पर्मेटोफाइट में। तो स्पर्मेटोफाइट इसलिए कामयाब ग्रुप है पौधों का ज़मीन के ऊपर, बिकॉज इनमें पोलन ट्यूब पाई जाती है और इनकी पोलन ट्यूब जो है वो इनमें सीड प्रोड्यूस करवाने का बाइस बनती है। यही साथ टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो चीज़ पढ़ने वाली है वो इसमें 3 स्केच डिस्कस किए गए हैं, और वो 3 स्केच यहाँ पर हैं। एक इसमें से डिस्कस किया गया है ब्रायोफाइट्स का, और इसके बाद दूसरा डिस्कस किया गया है जिम्नोस्पर्म कॉनिफर्स का, और तीसरा इसमें डिस्कस किया गया है फ्लावरिंग प्लांट्स का। जो जिम्नोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स का लाइफ साइकिल है वो तो मोर और लेस सेम ही है, क्योंकि दोनों स्पर्मेटोफाइट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, मगर सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि जिम्नोस्पर्म में कोन्स होंगी और फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर आएंगे। मगर जो ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो पहले हम इसको ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल को एक दफ़ा देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में अगर आप देखें तो इसको हम स्टार्ट करते हैं गेमीटोफाइट जनरेशन से, जो कि इसका थैलॉइड जनरेशन होती है, थैलस होता है। जो इसमें थैलस होता है, थैलस का मतलब ये होता है ऐसी प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, इसको कहा जाएगा गेमीटोफाइट। और वो अभी हम पढ़कर आए हैं कि ये गेमीटोफाइट 1n होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इस गेमीटोफाइट पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगेगा, ये सिंबल मेल का, उसको कहा जाता है एंथेरिडिया,
और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगेगा इसको कहा जाता है आर्चिगोनिया। अब आपको पता है कि आर्चिगोनिया में पैदा होंगे एग और एंथेरिडिया में पैदा होंगे स्पर्म, और ये स्पर्म और एग कैसे पैदा होंगे? माइटोसिस के ज़रिए। फिर इनकी यूनियन के नतीजे में, इनकी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, और इनकी फर्टिलाइजेशन होगी कीमोटैक्सिस के ज़रिए, यानी कि पानी के ज़रिए स्पर्म मूव करके एग तक जाएंगे। और जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इससे बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो प्लांट पैदा होगा इसको कहेंगे स्पोरोफाइट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं डिप्लॉयड होगा। स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स होंगे जिनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल्स, ये डिप्लॉयड होंगे और ये मियोसिस करके या रिडक्शन डिवीजन के नतीजे में पैदा करेंगे स्पोर्स, और उन स्पोर से फिर ये गेमेटोफाइट जनरेशन पैदा होगी। ये मैं थोड़ा सा आपकी बुक से भी इसका बता देता हूँ, आप एक बार देख लें। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं थैलस से, थैलस के साथ देखें आप लिखा है 1n हैप्लॉइड जनरेशन, और ये गेमेटोफाइट जनरेशन है। इनका जो फीमेल ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव उसे आर्चिगोनिया बोलते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथेरिडिया बोलते हैं। आर्चिगोनिया में ओस्फियर बनता है और ओस्फियर एग को ही कहते हैं। ये भी एक डिफरेंस यहाँ पे याद रख लें कि ओस्फियर ये एग को बोलते हैं और ओस्पोर ये जाइगोट को बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा होगा ओस्फियर, ये एग को ही बोलते हैं। तो एग प्रोड्यूस हुआ इनसाइड एंथेरिडिया, नॉन मोटाइल है, आर्चिगोनिया सॉरी नॉन मोटाइल है, और मोटाइल एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड स्पर्म को कहते हैं। ये लिखा है यहाँ स्विम्स इन सरफेस ऑफ मॉइस्चर यानी वाटर, ओस्फियर अट्रैक्ट द मेल गेमीट बाय कीमोसिक्रीशन। तो ये जो स्पर्म की एग तक मूवमेंट है ये कीमोटैक्सिस है। फर्टिलाइजेशन होगी आर्चिगोनिया, इससे जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब स्पोर मदर सेल किसे बोलते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल को बोलते हैं। अब ये बात भी याद रख लें, स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होता है, मगर जो स्पोर मदर सेल है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो इस तरह स्पोर पैदा होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, और इससे फिर नेक्स्ट जो जनरेशन पैदा होगी वो गेमीटोफाइट होगी। यहाँ पर जो सबसे अहम बात याद रखने वाली है वो ये है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत है, इसलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट भी कहते हैं, बिकॉज इनको रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत है। और इनके स्पर्म एग तक जाते हैं, स्पर्म मोटाइल होते हैं, एग नॉन मोटाइल होते हैं, और स्पर्म की एग की तरफ मूवमेंट कीमोसिक्रीशन की वजह से होती है, इसलिए इस मूवमेंट को हम कीमोटैक्सिस का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। अभी हमने लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया है। नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स का लाइफ साइकिल और साथ जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।